तो ये सुपरबेस है, ये इसका डैशबोर्ड है। मतलब लॉगिन करने के बाद आप नॉर्मली क्या करोगे, पहले अपना अकाउंट बनाओगे। तो मैं लॉग आउट करके आपको ऐसा दिखेगा सुपरबेस। पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है, तो आप साइन अप कर सकते हो नॉर्मली अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइड करके। आपको ईमेल पे लिंक आएगा, एक्टिवेट करोगे अपने आप को, उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद आप साइन इन की प्रोसेस में डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो ये लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड, ये आपको डैशबोर्ड ऐसा ऐसा नजर आएगा। ये भी थोड़ा रेजोल्यूशन का इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आप मैक्सिमम चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं वो हम देख पा रहे हैं। तो इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। आप न्यू प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे अपना प्रोजेक्ट का नाम डालना है, टेस्ट प्रोजेक्ट, या जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहें आप नाम रख सकते हैं। ये डायरेक्ट ही डिप्लॉय हो जाएगा, डायरेक्टली लाइव आपको एनवायरनमेंट मिलेगा इसका। आपको इसकी डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, सर्वर का काम भी ये सुपरबेस मैनेज कर लेगा। तो मैक्सिमम काम ये मैनेज कर लेगा आपका। ये सब काम नहीं तो AWS एज्योर पे हमें करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इसके बाद हमें अपना एक डेटाबेस जो हमें बनाना है उसका एक पासवर्ड हमें सेट करना है। तो मैं एक सिंपल नॉर्मल पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। उसके बाद अभी एज अ स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। दो प्रोजेक्ट तक ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्योंकि हम सेकंड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बना रहे हैं, तो कोई आपसे चार्ज नहीं लेगा। तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट करते ही आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट का। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। प्रोजेक्ट बनने के बाद ये हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसको हमें यूज़ करना है बेसिकली। एक हमारा प्रोजेक्ट का URL, ये URL, और एक इसका की होता है। तो ये बेसिकली इसका की है और ये इसका URL है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको शेयर की है अगर वो फॉलो करेंगे तो उसमें की आपको कहाँ से मिलेगी और URL आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे आपको ये डालना है, वो मैंने सारा मेंशन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, और मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ। तो ये हमारा URL है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा एनॉन की है जो हमें हमारे एंगुलर के प्रोजेक्ट में डालना होगा ताकि हम इस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकें एंगुलर के साथ। इसके बाद हमें अपना डेटाबेस सेटअप करना है। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए हम SQL एडिटर में जाएंगे। 3rd टैब है ऊपर से, होम के बाद 3rd टैब। तो बेसिकली जिसका जो डेटाबेस है वो भी अपने आप बन जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बस डेटाबेस के टैब में जाना है। जैसे अभी हो रहा है कनेक्शन इन प्रोग्रेस, ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब आप नॉर्मल SQL एडिटर में आप जाएंगे और यहाँ पे अपना थीम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपको थीम से डेटाबेस बनाना है। तो जैसे हम एक नॉर्मल CRUD बना रहे हैं तो ये आपको एक थीम प्रोवाइड कर रहा है। आप यूजर मैनेजमेंट स्टार्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने जितने टेबल्स आपको ऐड करने कर लेना। जितने टेबल्स अगर नहीं चाहिए कोई टेबल आप उसको डिलीट कर सकते हो। बेसिकली जो हमारा डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। आपने एक्सेल तो देखा होगा सबने, किसी को कोई है ऐसा जिसको एक्सेल नहीं पता एक्सेल क्या चीज़ होती है? एक्सेल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसको हम यूज़ करके टेबल फॉर्मेट में डेटा बनाते हैं, जिसमें रोज होती हैं बहुत सारी, कॉलम्स होते हैं बहुत सारे। याद आ रहा है कुछ? तो वो रोज एंड कॉलम्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा या टेबुलर डेटा। तो टेबल की फॉर्मेट में उस डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है SQL सर्वर हो गया, PostgreSQL हो गया, जितने भी डेटाबेसेस हैं, मैक्सिमम डेटाबेस जो SQL सर्वर SQL को यूज करते हैं वो सारे के सारे टेबुलर के फॉर्मेट में आपका जो डेटा है उसको स्टोर करेंगे। तो अभी हम यूजर मैनेजमेंट स्टार्टर को यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये जो एक टेबल आपको ऑप्शन दे रहा है कि इस टेम्पलेट को यूज करके आप अपना टेबल बना सकते हैं जिसका नाम प्रोफाइल्स है। इसमें अभी जो हमने कॉलम लिए हैं जो हम स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन, जैसे यूजर नेम है, फुल नेम है, इमेज का जो डाटा है, इमेज का URL है और वेबसाइट है। ऐसे आप और भी बहुत सारे फील्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बट हम अभी सैंपल ले रहे हैं। तो ये जो क्यूरी है, बेसिकली क्यूरी है, क्रिएट टेबल की क्यूरी है, टेबल बनाने की क्यूरी है, और एक ऑल्टर टेबल को मॉडिफाई करने की क्यूरी है। तो इसको हम सिंपल अगर रन कर देंगे तो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी हम ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें नहीं करके प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमारे टेबल्स बन गए हैं, सक्सेस, नो रो रिटर्न, हमारे टेबल्स बन गए। तो हमारे टेबल्स हम कहाँ देख सकते हैं? टेबल एडिटर में। SQL एडिटर में हमने अपना डेटाबेस को सेटअप कर लिया, और टेबल एडिटर में हम अपने कितने टेबल बने हैं वो हम सारे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल्स का टेबल है। इस प्रोफाइल्स के टेबल पे क्लिक करके आप देख पा रहे हैं कि ये सारे इसके अंदर कॉलम है। उसके बाद आपका जो यूजर टेबल है वो आप यहाँ से ऑथ में जाके आप अपना यूजर टेबल चेक कर सकते हैं। ऑथ में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स इसने प्री डिफाइंड बना के दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब ऑटोमेट अपने आप होती हैं तो
कुछ टेबल्स जैसे कुछ टेबल्स ये अपने आप मैनेज करता है, उनको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आप बेसिकली यूजर टेबल जो है उसको हम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो यूजर टेबल में सारा यूजर, जैसे हम साइन अप करेंगे यूजर टेबल में डेटा आएगा, यूजर टेबल में हम एक रो को देख पाएंगे, जैसे हम एक मैजिक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। तो ये यूजर टेबल है बेसिकली। ये सारे के सारे फील्ड्स इसने बना के दिए हमारे ईमेल कंफर्म, यूजर ने ईमेल कंफर्म की है कि नहीं की, यूजर ने अपने टोकन को जनरेट किया है कि नहीं किया। तो ये बहुत सारे फील्ड्स इसने आपको बना के दिए हैं जो अपने आप ये मैनेज करेगा। तो आपका मैक्सिमम काम 40% काम आपका एज अ फुल स्टैक डेवलपर ये खुद मैनेज कर देगा सुपरबेस, अगर आपको इस टूल की नॉलेज है। तो ये सारे कॉलम्स इसने बना दिए। जब ये सारा का आपका रेडी हो गया, इतना ही हमें काम करना था इसके अंदर, इसके अंदर और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है सुपरबेस में। अब हम जा रहे हैं हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन की तरफ। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन को हमने जहां कल हम देख रहे थे, अगर आपको थोड़ा याद हो, हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे बट नेटवर्क की इशू की वजह से हमारी बन नहीं पा रही थी। तो आज हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं एंगुलर एप्लीकेशन बनाने की। तो एंगुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको किसी भी लोकेशन पे, अपनी ड्राइव की लोकेशन पे CMD अगर आप लिखेंगे तो आप इस लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस कर पाएंगे। और एंगुलर एप्लीकेशन को बनाने से पहले आपको कुछ एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे Node.js आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया, हमने कल देखा था। ये एंगुलर CLI आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया, वो हमने देखा था। ये जब दो चीजें आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका एंगुलर का एनवायरमेंट रेडी है। एंगुलर एनवायरमेंट रेडी होने के बाद सिंपल एक कमांड यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो। वो कमांड है ng new आपका प्रोजेक्ट का नाम। तो जो कल हम प्रोजेक्ट का नाम यूज कर रहे थे वो फेसबुक एप्लीकेशन था। तो स्कैफोल्डिंग टेक्निक यूज करके टेम्पलेट डाउनलोड होगी नोड पैकेज मैनेजर जो लाइब्रेरी होती है वहां से। ये CSS यूज कौन सी करनी है और जो राउटिंग यूज हर बार आपको ये पूछेगा, तो आपको ये सेटिंग्स हर बार करनी पड़ेंगी। तो ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद जब ये पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये हमारी बेसिकली जो एप्लीकेशन है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। हम ये दोबारा से अभी स्क्रैच से बनाएंगे एक एक चीज़, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा हमें प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर एक पैकेजेसन फाइल होगी जो कल हमने देखी थी। पैकेजेसन फाइल में कौन सारे के सारे जो पैकेजेस हम यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे के सारे पैकेजेस हम डिफाइन करते हैं। Angular.json जो फाइल होती है उस फाइल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर हम डिफाइन करते हैं कि वो प्रोजेक्ट बना कैसे है, उसका ब्लूप्रिंट उसको वो हम डिफाइन करते हैं। ये दो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूअर के, वो पूछता है कि पैकेज.json फाइल और Angular.json फाइल में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का काम क्या होता है एंगुलर प्रोजेक्ट में। तो एक पैकेजेस को मैनेज करती है, एक प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को मैनेज करती है। उसके बाद मेन हमारा जो प्रोजेक्ट का जो कोड होता है वो सोर्स फोल्डर में होता है। और सोर्स फोल्डर के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि ऐप फोल्डर के अंदर हमारी पूरी की पूरी ऐप का डेटा होता है। जो भी हम पेजेस बनाएंगे वो सारे के सारे ऐप फोल्डर में रहने वाले हैं। उसके अलावा जो एसेट्स होते हैं, जो इमेजेस, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, CSS फाइल्स, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वैल्यूएबल चीज़ें हम अपने एसेट्स में रखेंगे। और एनवायरमेंट्स भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सपोजर दिया था कल कि अलग अलग एनवायरमेंट्स में हमारी एप्लीकेशन बनती है, जैसे स्टेजिंग एनवायरमेंट, प्रोडक्शन एनवायरमेंट, डेव एनवायरमेंट, QA एनवायरमेंट। तो अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं एक एप्लीकेशन के, वो अलग अलग एनवायरमेंट्स हम उसके बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारी बूटस्ट्रैपिंग फाइल होती है, जो बूटस्ट्रैपिंग जो फाइल होती है वो index.html फाइल होती है। index.html फाइल में हमारा जब हमारी एप्लीकेशन चलती है तो सबसे पहले जो कॉल आती है, पूछते हैं ना सबसे पहले क्या होगा, जब इस रूम में अगर किसी ने घुसना है तो सबसे पहले तो ये डोर से गुजरना पड़ेगा ना। तो ये जो डोर है बेसिकली हमारी एप्लीकेशन का डोर कौन सा है, हमारी एप्लीकेशन में यूजर कहाँ से घुसेगा, हमारी एप्लीकेशन में यूजर index.html फाइल से घुसेगा। तो बूटस्ट्रैपिंग कंपोनेंट या बूटस्ट्रैपिंग फाइल हमारी एप्लीकेशन में, एंगुलर एप्लीकेशन में कौन सी है, index.html। ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं मैं जो साथ साथ आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो HTML फाइल होती है, उस HTML फाइल के बारे में भी मैंने थोड़ा आपको कल बताया था कि उसमें अलग अलग टैग्स होते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हेड होता है, उसमें बॉडी होती है, उसमें फुटर होता है। ऐसे ही हमारी HTML फाइल का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप एक फाइल को भी देख रहे हैं तो इसमें हमारा एक टैग HTML टैग है जो कि HTML यहाँ शुरू हो रहा है लाइन नंबर 2 पे और लाइन नंबर 13 पे HTML खत्म हो रहा है। ऐसे ही हमारी HTML का हेड टैग लाइन नंबर 3 पे शुरू हो रहा है और लाइन नंबर 9 पे हमारा हेड टैग खत्म हो रहा है। हमारी HTML फाइल की जो बॉडी है वो 10 नंबर लाइन पे शुरू हो रही है और 12 नंबर लाइन पे खत्म हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी HTML को पढ़ सकते हो। HTML फाइल सेमी स्ट्रक्चर फाइल होती है।
क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो होता है इसमें कि एक टैग शुरू होगा तो बंद जरूर होगा। अगर आपने एक टैग खोल दिया, उसको बंद नहीं किया, तो आपका पूरा एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर तो मेंटेन करना पड़ेगा, बट वो जो स्ट्रक्चर जो बनाओगे वो आपके हाथ में, आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे। आपने सारे के सारे जो पेजेस है उसमें डिव्स ले लिया, आप अपना स्ट्रक्चर खुद डिफाइन करोगे। तो इसीलिए इस फाइल को सेमी स्ट्रक्चर फाइल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर एट द एंड क्या बनेगा वो डेवलपर के हाथ में है, बट कुछ स्ट्रक्चर तो होगा, इसलिए सेमी स्ट्रक्चर फाइल। इसके बाद मैं देख लेता हूँ, शायद वो हो गया होगा। हाँ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो इसने जब फेसबुक हमने एक प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई किया, तो इसने एक फोल्डर हमें बना के दिया फेसबुक। इसमें हमारा एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, इस लोकेशन पे अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है तो इस लोकेशन पे आके मुझे CMD लिखना है। और VS कोड एक टूल है जो हम एडिटर यूज कर रहे हैं इस टाइम। VS कोड के अलावा कौन कौन से एडिटर हैं? बहुत सारे हैं। नेटबीन्स है, एक्लिप्स है और विजुअल स्टूडियो है। बहुत नोटपैड में भी आप अपना काम कर सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आपको एक एडिटर चाहिए जिसमें हम आप अपने कोड को एडिट करोगे। इस टाइम जो हम एडिटर यूज कर रहे हैं वो VS कोड है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर इस प्रोजेक्ट को मुझे VS कोड में ओपन करना है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आके सिंपल कोड डॉट लिखूंगा, तो इस लोकेशन पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा? VS कोड को ओपन करेगा और इस जो फोल्डर स्ट्रक्चर अभी जो हम देख रहे थे, जो फोल्डर्स थे, वो सारे के सारे मुझे VS कोड में नजर आने लगेंगे। तो बेसिकली ये मेरा एप्लीकेशन बन के आया है अभी। तो अगर आप नोटिस करो, इसमें भी एक एंगुलर जेसन फाइल है, इसमें भी एक पैकेज जेसन फाइल है, इसमें भी एक SRC फोल्डर है। तो हर एक एंगुलर एप्लीकेशन का एग्जैक्टली सेम फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। तो जैसे इस सेशन के बाद आप इजीली बता पाओगे कि अच्छा ये एक एंगुलर प्रोजेक्ट है, क्योंकि कोई कस्टमर का जो काम आएगा उसको आपको देखना भी होगा ना कि कौन सी टेक्नोलॉजी में काम किया हुआ है। तो आप उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हो कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी का काम है। तो इस एप्लीकेशन को अगर हम देखें, इस एप्लीकेशन को अगर एक नई मैंने फ्रेश एप्लीकेशन अभी क्रिएट की है, इसको अगर रन करना हो तो हम कैसे रन कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? सिंपल इस यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, ड्रैग करके। मैंने टर्मिनल को ओपन किया है और यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। अब जो एप्लीकेशन बन के आई है, अगर मुझे इसको चलाना है तो सिंपल लिखना है npm start। npm स्टार्ट करने से क्या होगा? जो एंगुलर CLI है, जो कमांड लाइन इंटरफेस जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वो एंगुलर CLI क्या करेगा? मेरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा। मेरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, क्योंकि मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हमारा जो कोड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, बट जो एक्चुअल में जो कंपाइलर होता है, जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे हमारा कोड एक्चुअली चल रहा है, उसको इंग्लिश समझ नहीं आती, वो सिर्फ बाइट कोड या 0101 समझता है। तो वो कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद होता है। अभी एक एरर हमें आया है, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन को, कि जो पोर्ट है 4200 ऑलरेडी यूज है। क्या आपको कोई नया पोर्ट पे हम एप्लीकेशन आपकी चला दें? तो अगर हमें नहीं चलानी तो हम नो कर सकते हैं, बट हमें चलानी है तो हम Y कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ऐसे आप अपने एरर्स को भी देख सकते हो कि अगर आपके कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या एरर्स आ रहे हैं, वो ऐसे आपको नजर आएंगे और इजीली आप एरर को पढ़ के उसका सॉल्यूशन कर पाओगे। तो ये लगभग 30 to 40 सेकंड लेगा इस एप्लीकेशन को कंपाइल करके रेडी टू सर्व। तो अगर आप देख सकते हैं जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल्स, ये अपने बंडल्स बनाता है अपना सारा एप्लीकेशन को, जो पब्लिश्ड कोड जिसको बोलते हैं, ये पब्लिश्ड कोड रेडी करता है ताकि हम इसको यूज करके एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकें अलग अलग सर्वर्स में। AWS हो सकता है, एज्योर हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कंपाइल सक्सेसफुली का मैसेज आया है, हमारा एप्लीकेशन कंपाइल हो चुका है और हमारा जो एप्लीकेशन है लोकल होस्ट 59464 पे एक्सेस हम कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी ब्राउजर में, चाहे वो क्रोम है, एज है, किसी भी ब्राउजर में आप जाएंगे और ये लोकल होस्ट 59464 आप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रनिंग मोड में आ चुकी है। हमने अभी सिर्फ 10 मिनट ही लगाए हैं और हमारी एप्लीकेशन बन के चलने की स्टेट में भी आ गई है। अब हम देखेंगे कि जो हमें नजर आ रहा है इतना कुछ, ये कहाँ पे बनाया हुआ है, हमारी एप्लीकेशन में कहाँ लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा समझो कैसे चीज ढूंढनी होती है, क्योंकि जब आप एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे ना, तो आप बहुत कम बार ऐसा होगा कि आप एप्लीकेशन को स्क्रैच से बना रहे हो।
बहुत कम बार ऐसा होगा एप्लीकेशन स्क्रैच से बन रही है। आपके पास दूसरों का काम आया होगा, लगभग 40% किसी ने किया हुआ है डेवलपर का, उनको कस्टमर को काम पसंद नहीं आया, उसने उस डेवलपर को फायर कर दिया, आपके पास काम आ गया। तो दूसरे का काम समझना हमें आना चाहिए। दूसरे का काम समझना हमें कैसे आएगा, हमें चीज़ें ढूंढना आना चाहिए। इस एप्लीकेशन में जो ये चीज़ लिखी हुई है हमें कैसे मिल सकती है हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। तो रिसोर्सेज मैंने कॉपी किया, रिसोर्सेज में कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और ये फोल्डर स्ट्रक्चर में Ctrl+Shift+F यूज़ करके रिसोर्सेज में लिख सकता हूँ। सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर में मैंने पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में Ctrl+Shift+F किया। अब इसने मुझे बताया कि 2 जगह रिसोर्सेज लिखा हुआ है, एक जगह तो यहाँ पे लिखा है, एक जगह यहाँ लिखा है। जब HTML फाइल में कुछ इस तरह से लिखा होता है ना, एरो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम एक कमेंट बोलते हैं। तो ये कमेंट नॉर्मली हमारा ब्राउजर पे विजिबल नहीं होता, हमने कमेंट करके छोड़ा हुआ कि यहाँ पे कुछ एक कमेंट हमने, तो कमेंट बेसिकली ब्राउजर पे विजिबल नहीं होगा। बट फिर भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं इस रिसोर्सेज को भी चेंज कर रहा हूँ और इस रिसोर्सेज को भी चेंज कर रहा हूँ। इस रिसोर्स को मैंने रिसोर्स 1 कर दिया, इस रिसोर्स को मैंने रिसोर्स 2 कर दिया, सेव किया और वापस से ब्राउजर पे मैं गया तो देखो रिसोर्स 2 आ गया। तो जो HTML पे मैंने डिज़ाइन चेंज किया वो डिज़ाइन मैं अपना देख पा रहा हूँ कि एक्चुअल एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन, तो मुझे ये पता चल गया कि जो मुझे यहाँ पे पेज नज़र आ रहा है ब्राउज़र में वो कहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक ऐप, ये कंपोनेंट है, अगर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को खोलूंगा तो ये मुझे हाईलाइट कर देगा कि मेरा ये यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी इसमें इस एप्लीकेशन में एक ही कंपोनेंट है या एक ही पेज है, मल्टीपल पेज वाली एप्लीकेशन भी देखेंगे और कैसे उसमें ढूंढना वो भी देखेंगे। बट नॉर्मली आपको डिबगिंग कैसे करनी है, ढूंढना कैसे है, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे रिसोर्स लिखा था, अब इस पेज में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, अगर मैं इस पूरे के पूरे कंटेंट को Ctrl+A करूँ और डिलीट कर दूंगा और सेव कर दूंगा तो आप देखेंगे मेरा जो पेज है एम्प्टी हो जाएगा। तो मेरा सारा का सारा UI उस पेज से लोड हो रहा है, उस पेज से लोड हो रहा है। अगर मैं कुछ नया इस पेज पे लेके आना चाहता हूँ तो नॉर्मल मैं एक मैसेज जैसे मुझे प्रिंट करवाना है, मैं H टैग का यूज़ कर रहा हूँ, हेडिंग के लिए यूज़ होता है H2 टेस्ट। सेव किया तो ये देखो, तो जो मैं अब उस पेज पे लिख रहा हूँ वो मेरा ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो नॉर्मली हमें करना यही होता है, कोड लिखना है और वो ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट करवाना है। अलग अलग पेजेस में कोड लिखना है, ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट कराना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने लगभग 500 पेजेस आपके बाईपास करवा दिए अभी के अभी, आपको ये शॉर्टकट्स बता के कैसे आप एंगुलर की एप्लीकेशन बना सकते हो और कैसे आप अलग अलग पेजेस में जाके अपना डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, तो लगभग आपके 500 पेजेस स्किप हो चुके हैं अभी लगभग पिछले 15 मिनट में। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको नॉलेज पहले ही मिल चुकी है। तो ऐसे हम अपने एप्लीकेशन में पेजेस ढूंढ सकते हैं। अब जो दूसरा मेन एक इम्पॉर्टेंट काम हमें करवाना होता है, आपने देखा होगा बटन्स होते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए मैं बटन टैग का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा बटन टैग रेडी हो गया। बटन का मैं मैसेज चाहता हूँ क्लिक मी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन मेरा बन गया नया और यहाँ पे क्लिक मी। अब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे इस पर एक अलर्ट मैसेज शो करवाना है कि ये बटन क्लिक हो गया या किसी ने इसको क्लिक कर दिया। तो ये हम कैसे करवाएंगे, इसके लिए हमें इवेंट्स का यूज़ करना होता है। जैसे नॉर्मली अब इवेंट को समझने के लिए इवेंट क्या होता है, कोई भी एक इवेंट, जैसे मैंने अभी ऐसे किया, ये एक इवेंट है, दिस इवेंट, ये अभी मैंने क्लिक किया और एक इवेंट मैंने रेज किया। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे क्लिक इवेंट, यूज़र जो एक्शन परफॉर्म करता है, स्क्रॉल कर रहा है, राइट स्क्रॉल कर रहा है, लेफ्ट स्क्रॉल कर रहा है, बटन को क्लिक कर रहा है, किसी बटन पे होवर कर रहा है। आपने देखा होगा किसी बटन पे आप जाते हो उसका कलर चेंज हो जाता है, नोटिस किया है कभी? किसी बटन पे गए उसका कलर चेंज हो गया, तो वो क्या हुआ, होवर पे किसी ने कलर चेंज करवा दिया। कोई कोड किसी ने ऐसा लिखा कि उसको जैसे ही मैं होवर करूं उसके ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जाऊं उसका कलर बदल जाए। तो हर एक चीज़ का कोड हमें लिखना पड़ता है, हमें कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कोड को भी फाइंड कर सकते हो। तो मुझे अभी क्लिक परफॉर्म करवाना है, तो क्लिक परफॉर्म करवाने के लिए हम ब्रैकेट में क्लिक लिख सकते हैं, सिंपल। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, फंक्शन हम एक बनाएंगे। फंक्शन क्या होता है, एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। हमें उस कोड को बार बार ना लिखना पड़े, हम बार बार ना लिख के हम एक बार उसको लिखेंगे और जितनी मर्जी बार उसको कॉल करें। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, टेस्ट
फंक्शन। इस टेस्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है, मैंने अभी डिक्लेयर नहीं कराया। डिक्लेयर मतलब जहाँ पे मैंने इसका कोड लिखा है कि टेस्ट फंक्शन में मेरे को क्या करवाना है, और ये है कॉलिंग के इस बटन के क्लिक पे टेस्ट फंक्शन को कॉल करो। अब ये जो टेक्स्ट फंक्शन का जो एक्चुअल लॉजिक है, एक्चुअल कोड है, वो हम कहाँ लिखेंगे, .ts फाइल में। तो जब कंपोनेंट बनता है तो मैंने आपको कल भी बताया था 4 फाइलें बन के आती हैं। एक HTML फाइल जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन लिखेंगे, एक .ts फाइल, component.ts फाइल जिसमें हम उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, बिजनेस लॉजिक हम क्या करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे, एक CSS फाइल, हमें इसका कलर चेंज करवाना है बटन का, जैसे मैं बता रहा हूँ होवर पे कलर चेंज करवाना है, तो वैसा वैसा कोड हम कहाँ लिखेंगे, .css फाइल में। और एक स्पेक फाइल होती है, हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं कि इस कंपोनेंट की हमें टेस्टिंग करनी है तो हम टेस्टिंग स्पेक फाइल में हम कर सकते हैं। और एक मॉड्यूल फाइल होती है, ऑप्शनल फाइल होती है, ज़रूरी नहीं है मॉड्यूल फाइल आप लें। एंगुलर के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम लेवरेज कर सकते हैं, वो उसमें एक फीचर है लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग के फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, बट अभी आप इग्नोर कर सकते हैं उस चीज़ को। तो हम कहाँ पे थे, हमें एक फंक्शन बनाया था टेस्ट फंक्शन। अब इस टेस्ट फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हमें लिखनी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हम app.component.ts के अंदर लिख रहे हैं। app.component.ts में मेरा जो स्कोप है जिसके अंदर मैं कोड लिख सकता हूँ वो ये करली ब्रेसिस है। ये करली ब्रेसिस के अंदर ही मुझे अपना सारा काम लिखना है। यहाँ पे मैं आऊँगा, एक नया फंक्शन बनाऊँगा टेस्ट फंक्शन, और इसके अंदर मैं अपना मुझे जो काम करवाना है मैं वो लिखूंगा। जैसे मुझे अलर्ट शो करवाना है, मैसेज डिस्प्ले करवाना है, अलर्ट क्लिक्ड। तो ये एक अलर्ट, एक और फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन मुझे मिला है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, हमें मुझे याद है अलर्ट के लिए अलर्ट यूज़ करते हैं। हो सकता है आपको नहीं याद होगा अभी, बट बहुत धीरे धीरे आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। तो अलर्ट हमने लिख दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा अलर्ट आ रहा है। अब अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्लिक आ रहा है। तो सिंपल हमने कैसे इस इवेंट को, अब अगर हमें एक इवेंट रेज करवाना आ गया, एक इवेंट रेज मतलब एक बटन के क्लिक पे हमने क्या करवाना है, अगर हमें ये आ गया तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। बेसिक्स तो यही है ना। हम नॉर्मली कार चलाना सीखते हैं तो हमें 14 दिन का एक ट्रायल मिलता है, उसमें हमें मारुति कार चलानी सिखाई जाती है। वो हमें कार ऐसे सिखाई जाती है कि ताकि हम कहीं पे भी, गोवा के बीच पे, लेह लद्दाख में कहीं पे भी अपनी कार को चला सके। तो ये वो बेसिक्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अपना डिजाइनिंग कहाँ करनी है, HTML फाइल में। उस डिजाइनिंग के ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है या कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, उसका कोड आपको कहाँ लिखना है, .ts में। अब एक और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं डिबगिंग। डिबगिंग मतलब आप अपने कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते देख सकते हो, कैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ब्रेक पॉइंट ऐड करेंगे, या डिबगर भी इसको बोलते हैं। तो मैं इस टेस्ट फंक्शन के अंदर एक डिबगर ऐड कर रहा हूँ। डिबगर ऐड करने के लिए बस जाके डिबगर लिख दो, हो गया डिबगर ऐड, इतना ही है। ये भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, डिबगर कैसे ऐड करते हैं, यही नहीं पता होता लोगों को। तो डिबगर यूज करना है तो जाके डिबगर लिख दो। तो डिबगर लिख दिया। अब हमें इस डिबगर को कैसे लेवरेज लेना है, इससे कैसे बेनिफिट लेना है। अब डेवलपर्स टूल नाम की ब्राउजर का एक फीचर होता है डेवलपर टूल, डेव टूल जिसको बोलते हैं। डेव टूल को ओपन करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी आके F12 प्रेस कर सकते हो, तो आपको ऐसी ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। किसी ने भी ये विंडो आज तक ओपन करी है, एक बार किया आपने, एक दो बार, और किसी ने किए। इस विंडो को बोलते हैं डेवलपर टूल। ये डेवलपर के लिए बनाई हुई विंडो, ताकि एप्लीकेशन को आप चेक कर सको कि एप्लीकेशन कैसे बनी हुई है। तो मैं इस इंस्पेक्ट विंडो को, इस इंस्पेक्ट के आइकन को यूज करके अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन को देख सकता हूं। उसका एक तरह से एक एक चीज को मैं किसने वो चीज कैसे बनाई हुई है मैं देख सकता हूं, उसका कोड देख सकता हूं। आप फेसबुक एप्लीकेशन पे जाके भी उसका इंस्पेक्ट करके डेवलप टूल ओपन करके सारा का सारा कोड देख सकते हैं, कैसे कोड लिखा हुआ, क्या कोड लिखा हुआ। तो ये अगर मैं देखूँ ये अच्छा ये टेस्ट किसी डेवलपर ने बनाया, कैसे बनाया होगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मुझे इसका कोड नजर आ जाएगा। तो किसी ने H2 टैग बनाया है और उसके अंदर टेस्ट लिखा है। ये बटन कैसे बना हुआ अगर मुझे देखना है तो बटन पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे को बटन का कोड दिख जाएगा। तो अब अगर मैं बटन को क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने डिबगर लगाया हुआ है अपने कोड में, तो मेरा डिबगर पे मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो जाएगा। ये मेरी एप्लीकेशन रुक चुकी है अभी। ये कह रहा है कि तुमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया तो मैंने ब्रेक कर दिया एप्लीकेशन को, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तुम आगे खुद बढ़ो। तो अगर मुझे इस डिबगर की प्रोसेस को बाईपास कर देना है तो मैं F5 कर सकता हूँ। ये F5 या इस कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही क्या होता है, नेक्स्ट डिबगर पे मेरा जंप चला जाएगा। अगर मैंने इसके बाद कोई डिबगर लगाया होगा तो वहां पे जाके रुक जाएगा।
उससे पहले का जो भी प्रोसेस लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अभी मैं कंटिन्यू क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे हमने इसके बाद कोई ब्रेक पॉइंट लगाया नहीं है, सीधा मेरा अलर्ट मैसेज आ गया। तो ओके मैं क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन फिर से उसी स्टेज में आ गई। मैं फिर से डिबगर करूंगा, क्लिक मी, फिर से अगर आया। अब मुझे अगर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करनी है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन मैं कैसे कर सकता हूं? F10 यूज करके, F10 यूज करके, या फिर यहाँ पे कीज बनी हुई हैं, इस की को यूज करके मैंने यहाँ पे अभी मेरी लाइन नंबर 14 में मेरा एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। अब जब लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगी तो मेरा क्लिक प्रिंट हुआ। समझ में आया? तो ओके मैंने क्लिक किया, फिर मेरा लाइन नंबर 15 पे ब्रेक पॉइंट आया और कंटिन्यू मैंने किया तो खत्म हो गया, पूरी प्रोसेस खत्म हो गई। तो छोटा सा एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन करवाता हूँ, सिंपल लॉजिक लिख रहा हूँ, मेरे को 2 नंबर का सम करवाना है। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा वेर i इक्वल टू 10, वेर j इक्वल टू 20, वेर c इक्वल टू i प्लस j। उसके बाद जो इसका जो रिजल्ट है वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो वो मैं जो c है, जैसे मैंने क्लिक लिखा था यहाँ पे, मैं अपना वेरिएबल को लिख दूंगा। इस वेरिएबल को लिखने से क्या होगा, जो मेरा आउटपुट है वो मेरा प्रिंट होगा। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कैसे हो रहा है। हाँ, अलर्ट पे प्रिंट हो जाएगा। तो कई बार हमें कस्टम मैसेज भी प्रिंट करवाने होते हैं ना, तो ये कस्टम मैसेज का एग्जांपल है कि हम कैसे कस्टम कोई मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब जब मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा तो अगर आप देख रहे हैं लाइन नंबर 13 पे मेरा एग्जीक्यूशन रुका हुआ है अभी, फिर मैंने F10 किया, लाइन नंबर 14 पे मेरा एग्जीक्यूशन आया। अगर आप देखेंगे i में क्या वैल्यू आ गई है 10, j में क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं है कोई वैल्यू j में? गुड, अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसलिए j में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो j में मेरा 20 आ गया। ऐसे ही अभी c में कोई वैल्यू नहीं है, जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दूंगा तो c में मेरा 30 आ गया है। अब अगर मैं एक और बार F10 कर दूंगा तो जो मेरा प्रिंट है वो क्या प्रिंट हो गया है 30। तो इतना सिंपल वे में आप काम कर सकते हैं। आप इमेजिन करो आप क्या क्या इस सिर्फ इतने से कोड से आप क्या क्या बना सकते हो। आप कैलकुलेटर बना सकते हो अपना खुद का, है ना। आपने एक प्लस का बटन बनाया, एक माइनस का बटन बनाया, इनपुट फील्ड बनाई, प्लस के बटन पे प्लस लिख दिया, माइनस के बटन पे माइनस लिख दिया। तो इतने से ही कोड से आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, इतने से ही प्रोग्रामिंग से। समझ रहे हो आप? मेरे साथ हो ना अभी सारे के सारे, मतलब ऐसा तो नहीं मैं वॉल से बात कर रहा हूँ। मजा आ रहा है या बोरिंग है? थोड़ा सा मेरे को ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा भी थोड़ा और आएगा, कोई बात नहीं। अब हम इतना बेसिक समझने के बाद अब हम देखते हैं कि एक कंपोनेंट को कैसे बना सकते हैं हम। अभी तो हमने एक कंपोनेंट के अंदर कोड लिखा है, अब एक नया कंपोनेंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। नया कंपोनेंट बनाने के लिए हमें कुछ फैंसी नहीं करना, हमें सिंपल एक कमांड होती है उसका यूज करना है। ng मतलब एंगुलर, g मतलब जनरेट, आप पूरा का पूरा जनरेट भी लिख सकते हैं बट मैंने सिर्फ g लिखा है। ng g c मतलब कंपोनेंट, और फिर कंपोनेंट का नाम लॉगिन। तो ये इतना सा लिखने से क्या करेगा, फिर से लाइब्रेरी में जाएगा, एक कंपोनेंट का जो टेम्पलेट होता है वो देखेगा क्या होता है, और वो टेम्पलेट डाउनलोड करके आपका मस्त एक लॉगिन फोल्डर बना देगा आपको, और उसके अंदर उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बना देगा। तो क्योंकि ये कंपोनेंट है तो जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था वही स्ट्रक्चर बन के आएगा। एक CSS फाइल, एक HTML फाइल, एक TS फाइल। हमारे पास एक फ्रेशर, अगर कोई फ्रेशर की हम हायरिंग करते हैं जो कहता है कि मैंने एंगुलर में ट्रेनिंग की हुई है, हम उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट को कैसे ढूंढोगे। एक दो फाइल है, एक कंपोनेंट, एक आपकी ये देखो दोनों, ये जितनी भी फाइल्स आपको दिख रही हैं, ये दो फाइल्स, ये वाली और ये वाली, दोनों TS फाइल्स हैं। दो TS फाइल्स हैं बट दोनों का काम अलग अलग है। कैसे पता लगाओगे एक कंपोनेंट की फाइल है या एक कंपोनेंट की फाइल नहीं है? ये एक बहुत ही बेसिक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछते ही पूछते हैं। तो आप @component डेकोरेटर से पता लगा सकते हो। जिस फाइल में @component डेकोरेटर, इसको बोलते हैं डेकोरेटर, हमने इसको इस फाइल को डेकोरेट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डेकोरेटर @component डेकोरेटर। तो @component डेकोरेटर से हम एक फाइल का पता लगा सकते हैं। @component डायरेक्टर मॉड्यूल फाइल में नहीं होगा। अगर मैं इसको सर्च करूं
तो @component मुझे नहीं मिलेगा इसमें मिल रहा है ng मॉड्यूल, ये एक मॉड्यूल फाइल है, तो मॉड्यूल डेकोरेटर यूज हो रहा है। कंपोनेंट फाइल में कंपोनेंट डेकोरेटर यूज होगा, तो एक और हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। इसके साथ आपने ये देखा कि एक एम्प्टी इसने आपको बना के दिया है कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट मैं खोल कैसे सकता हूँ, कैसे मैं देखूंगा इसको यूआई पे, उसको देखने के लिए हमें थोड़ा राउटिंग समझना पड़ेगा। राउटिंग फाइल मैंने आपको कल बताया था, राउटिंग क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। लॉगिन पेज से हम डैशबोर्ड पे आते हैं, मतलब राउट करके आए हम, राउट बोलते हैं ना, राउट हमारी गाड़ी का रूट क्या है, तो कैसे कैसे हम जाने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारी एप्लीकेशन का भी एक रूट डिसाइड होता है, कैसे कैसे एप्लीकेशन नेविगेट होगी। तो वो रूट डिसाइड करने के लिए हम राउटिंग एक फाइल होती है, ऐप राउटिंग फाइल, ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट ईएस, इसमें आप अपने राउट्स को डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लॉगिन खोलते हो तो ब्राउजर पे लिखा आता है /login, जब आप डैशबोर्ड खोलते हो तो ब्राउजर पे लिखा आता है /dashboard। वो कैसे लिखा आता है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो पाथ अगर लॉगिन हो तो कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है वो आप यहां डिफाइन करोगे। पाथ अगर मेरा लॉगिन है तो कंपोनेंट जो ओपन करना है वो कौन सा करना है, लॉगिन कंपोनेंट। अब ये देख रहे हो कि मेरे को बहुत सारी हेल्प मिल रही है यहाँ पे। ये देखो, ये जो सारी है ना, ये मेरी हेल्प है। इस हेल्प को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। ये इस इंटेलिजेंस को यूज करके मेरे को बहुत कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा, मुझे पहले से ही मुझे सारी चीजें मेरे को मिलेंगी अपने एडिटर में। तो एडिटर टू एडिटर ये फीचर्स अवेलेबल होते हैं, कई एडिटर्स में नहीं होंगे फीचर्स अवेलेबल, बट VS कोड में आपको इंटेलिजेंस का फीचर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूंगा तो मुझे बताएगा कि लॉगिन कंपोनेंट आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एंटर दबा दो। तो मैंने एंटर दबाया, इसने लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया, सेव कर दिया मैंने इस फाइल को। अब मैं वापस ब्राउजर में जा रहा हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। बट अगर मैंने एप्लीकेशन बंद कर दी थी। एप्लीकेशन आपकी हमेशा रनिंग मोड में होनी चाहिए, मतलब जो आपका npm स्टार्ट जो हमने किया था, हमने कंपोनेंट बनाने के लिए एप्लीकेशन को बंद किया। अब वापस एप्लीकेशन को चलाना है तो हमें फिर से npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा, वो फिर से कंपाइल करेगा और फिर से वो एप्लीकेशन को रन करेगा। अगर एक बार एप्लीकेशन कंपाइल हो चुकी होती है तो दोबारा कंपाइल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो जल्दी ही वो कंपाइल हो जाएगी। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। अब अगर मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो चली नहीं एप्लीकेशन अभी भी, क्योंकि हो सकता है इसने मेरे को कोई अब नया पोर्ट दिया हो। तो वो जो पोर्ट मेरे को जो देगा ये एप्लीकेशन, वो मुझे यहाँ पे देखना है कि अब इसने मुझे एप्लीकेशन जो चलाई है 61509 पे इसने चला के दी है मेरे को एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो, और अब इसकी जगह पे आपको एप्लीकेशन यहाँ चलानी है। तो वापस से वही एप्लीकेशन आ गई है, बट कुछ इंपैक्ट नहीं नजर आया मुझे। इंपैक्ट देखने के लिए मुझे ब्राउजर में लिखना पड़ेगा लॉगिन। तो लॉगिन लिखते ही आपका लॉगिन कंपोनेंट ओपन होना चाहिए था, बट अभी लॉगिन कंपोनेंट ओपन नहीं हुआ। उसके लिए हमने एक कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दिया शायद। इस फाइल को मैं अंडू कर रहा हूँ, पूरी की पूरी फाइल को अंडू करने के बाद बेसिकली जो हमारा जो कंपोनेंट्स ओपन होते हैं ना, वो ये राउटर आउटलेट की वजह से ओपन होते हैं। ये राउटर आउटलेट क्या करता है, जैसे आपका ये अभी आप ये स्क्रीन देख रहे हो, ये एम्प्टी स्क्रीन है। एम्प्टी स्क्रीन में अभी मैंने ये VS कोड ओपन किया हुआ है, VS कोड दिख रहा है। ऐसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है एक एम्प्टी स्क्रीन है। आपका जो एम्प्टी स्क्रीन के अंदर ये अलग अलग कंपोनेंट्स रेंडर होने वाले हैं या खुलने वाले हैं, तो वो ये राउटर आउटलेट मैनेज करता है इस चीज़ को। ये भी एक फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यू का कि राउटर आउटलेट का क्या काम होता है। वो अलग अलग राउट्स को ओपन करवाता है आपके एप्लीकेशन में। तो अगर मैं अब देखूंगा यहाँ पे वापस से वो कोड आ गया और मेरा सबसे पहले लॉगिन कंपोनेंट मेरा रिडायरेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने लॉगिन लिखा हुआ था। अब अगर मैं लॉगिन ना लिखूं तो कुछ नहीं आएगा। अब अगर मैं स्लैश करके लॉगिन लिखूंगा तो लॉगिन वर्क्स लिखा रहा है। लॉगिन वर्क्स क्या चीज़ है, लॉगिन वर्क्स टेक्स्ट है जो मैंने अपने लॉगिन कंपोनेंट में लिखा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे भी आपको ये रिफ्लेक्शन नजर आएगी। तो पहले हम ऐप कंपोनेंट में काम कर रहे थे, अब हम लॉगिन कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। तो ये राउटिंग का एक एग्जांपल था। अब हम वापस चलते हैं हमारी एप्लीकेशन में। अब तक किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अभी तक कोई डाउट है एंगुलर में? एंगुलर में अभी तक हमने क्या किया है मैं दोबारा बता रहा हूँ। हमने एक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट की है
उसमें एक कैसे एलिमेंट को फाइंड करना होता है, पेज कौन सा है, कौन से फाइंड करना, तो हमें सर्च का यूज़ किया हमने। उसके बाद हमने इवेंट्स देखे, एक बटन बनाया, बटन के ऊपर क्लिक करवाया, फंक्शन बनाया टीएस में, और टीएस में एक अलर्ट शो करवाया। अभी हमने इतना ही देखा है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है, तो अब हम वापस अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं, जो हमें अपनी एप्लीकेशन बनानी है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन, जो मेरी एप्लीकेशन 4200 पोर्ट पे चल रही है, अगर मुझे पता लगाना है कि ईमेल कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? कौन मेरे को हेल्प करेगा ईमेल ढूंढने में? इंस्पेक्ट करके तो वही ना, मैं, आप ऐसे ओपन डिस्कशन मत करो इसको। कोई एक है जो मेरी हेल्प करना चाहेगा इसमें ढूंढने में, कौन हेल्प करेगा? कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? बताइए, आप बताइए। F12 करके तो हम इसका कोड देख सकते हैं। F12 करके तो हम इसका कोड देख सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ है इसका कोड। जैसे अगर आप देखें, इसको मैं ऐसे क्लिक करके ईमेल पे जाऊंगा तो इसको बनाने के लिए मैंने एक लेबल लिया हुआ है, लेबल टैग का मैंने यूज़ किया है। लेबल के अंदर मैंने ईमेल लिखा है, बट मेरी एप्लीकेशन में कहाँ लिखा हुआ है वो पता करने के लिए हमने क्या किया था, सर्च किया था इसको। मैं यहाँ पे आऊँगा अपनी एप्लीकेशन में, कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ क्या करेगा कि मेरी पूरी एप्लीकेशन में मैंने ईमेल कहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा मुझे पता चल जाएगा। अब वो वाला जो सिनेरियो था वो तो इजी सिनेरियो था, क्योंकि सिर्फ 2 ही जगह पे रिसोर्सेज लिखा हुआ था। अब तो बहुत सारी जगह पे ईमेल लिखा, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि HTML फाइल में ही हमें प्रेजेंटेशन का लिखना होता है, HTML फाइल में। अब यहाँ पे HTML फाइल कौन कौन सी है जहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है? एक तो account.component.html में ईमेल लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इस ईमेल का टेक्स्ट चेंज कर दूंगा, इस ईमेल को email 1 कर दूंगा। फिर देखूंगा क्या मेरा टेक्स्ट चेंज हुआ। मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया। तो यही वो फाइल है जिसमें मुझे काम करना है। ऐसे आप पता लगा सकते हैं। अगर बहुत सारी फाइल्स भी हैं जिसमें ये सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा अपने सर्च को रिफाइन करो, आप दूसरी कोई चीज़ ढूंढो जो कम जगह लिखी हुई है। तो ये डिबगिंग के तरीके हैं, आपका टाइम बहुत सारा बचा सकते हैं ये। तो अब अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे इस एप्लीकेशन का, तो आप इजीली समझ में आ सकता है इस एप्लीकेशन में, जो दूसरी एप्लीकेशन है ये वाली, कि इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये एक अकाउंट एक कंपोनेंट है। अब रिलेट कर पा रहे हो आप एक कंपोनेंट से? जब मैं टर्म यूज कर रहा हूं, ये एक कंपोनेंट है। क्यों ये कंपोनेंट है, कोई बता सकता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है। हम इसके फाइल के फोल्डर स्ट्रक्चर को देख के इजीली बता पा रहे हैं कि इसमें वो CSS फाइल भी है, HTML फाइल भी है, TS फाइल भी है, और इसकी TS फाइल में @component का डेकोरेटर भी है। तो ये डेफिनेटली एक कंपोनेंट है, ये कुछ और नहीं हो सकता। ऐसे ही ये ऑथ है, ये ऑथ भी एक कंपोनेंट है। अवतार एक कंपोनेंट है। तो इस एप्लीकेशन में हमने 3 कंपोनेंट्स बनाए हैं, अकाउंट कंपोनेंट, ऑथ कंपोनेंट और अवतार कंपोनेंट। बाकी फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा सेम है। इसके अलावा जो हमने सुपाबेस कॉन्फ़िगर किया था, सुपाबेस को हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए हमने क्या किया है, environment.ts फाइल के अंदर हमने जो वो की और जो URL था वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। सुपाबेस URL में मैंने अपना URL डाला है, और सुपाबेस की में मैंने अपनी की यूज़ की है। अब अगर मुझे देखना हो कि इस पूरी एप्लीकेशन में ये चीज़ सुपाबेस की कहाँ यूज़ हो रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम ढूंढ सकते हैं। राइट क्लिक आप कर सकते हो, फाइंड ऑल रेफरेंसेस कर सकते हो। फाइंड ऑल रेफरेंसेस से कहाँ ये यूज़ हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। ये 2 जगह पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है सुपाबेस की को। तो किस पेज पे क्या चीज़ कैसे यूज़ हो रही है वो आप इजीली पता लगा सकते हो। तो हमने environment.ts फाइल में हमारे सुपाबेस को URL को और की को मैप करवा दिया। उसके बाद हमने अपना डिज़ाइन किया। डिज़ाइन मतलब जो हमारा लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में लॉग आउट कर रहा हूँ एप्लीकेशन को और लॉगिन पेज पे आ रहा हूँ। लॉगिन पेज पे अब ये सुपाबेस प्लस एंगुलर कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट F करके सुपाबेस प्लस एंगुलर सर्च मारूंगा, तो मेरा ऑथ कंपोनेंट में सुपाबेस प्लस एंगुलर लिखा है। सॉरी, ये यहाँ पे लिखा सुपाबेस प्लस एंगुलर। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने अपनी HTML को कैसे डिज़ाइन किया है इस पेज को बनाने के लिए।
मैंने सबसे पहले एक div टैग लिया है, div के अंदर एक और div लिया है, बहुत सारे टैग्स हैं। div एक डिवीजन टैग हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन को बाइफरकेट करने के लिए, अलग अलग सेक्शंस बनाने के लिए। तो div टैग मैंने लिया है, फिर एक और div लिया है, फिर एक h1 लिया है हेडिंग के लिए, उसको थोड़ा बोर्ड लिखाने के लिए। h1 से लेके h6 तक होता है, छोटा कंटेंट दिखाना है तो h6, बड़ा दिखाना है तो h1, ऐसे धीरे धीरे सारे अलग अलग h टैग्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने एक p टैग यूज़ किया है एक डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए। फिर मैंने एक फॉर्म टैग यूज़ किया है क्योंकि मैं इसमें एक फॉर्म का काम कर रहा हूँ, एक बेसिकली मैं यूज़र से कुछ डाटा फिल करवाने वाला हूँ, एक फॉर्म है ये। तो मैंने एक फॉर्म टैग लिया है। फॉर्म टैग के अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया है अपना इनपुट, जो जिसमें मैं ईमेल फिल करवाऊंगा। एक बटन मैंने लिया है जिसके क्लिक पे मैं कुछ परफॉर्म करवाऊंगा एक्शन। तो एक्शन कहाँ पे परफॉर्म होगा बेसिकली, अब जो इसमें इवेंट सबमिट हो रहा है, फॉर्म बेसिकली हम किसी को भी कोई फॉर्म देते हैं, वो एक फॉर्म सबमिट करवाते हैं, फॉर्म सबमिट होता है। तो फॉर्म सबमिट का एक इवेंट होता है, जैसे क्लिक का एक इवेंट था, जैसे फॉर्म सबमिट का भी एक इवेंट है। तो सबमिट का इवेंट पे अब आप रिलेट कर पाओगे कि ये क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन की हमने कॉल लिखी हुई है। अब इस फंक्शन को हमने कहाँ पे डिक्लेयर करवाया होगा, ts में, .ts में। तो हम इसको .ts में जाके ढूंढेंगे। ये है हमारी component.ts। यहाँ पे अगर हम जाके इसको कंट्रोल F करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये फंक्शन हमारा। अगर हमने बनाया है, अगर हमें बनाना है तो इस तरह से बनाते हैं। मैं आपको दोबारा से एक तरह से POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा है। तो अब हम इसकी डिबगिंग करेंगे। डिबगिंग करने के लिए हमने क्या किया था, डिबगर ऐड, डिबगर हमने ऐड कर दिया है। अब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। एप्लीकेशन रिफ्रेश हुई। डिबगर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डेव टूल को ओपन करना पड़ेगा। डेव टूल को ओपन कैसे कर सकते हैं, F12। आप या तो F12 कर सकते हैं या फिर आप अपनी स्क्रीन पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं सेंड के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो जाएगा। हिट हो गया, बट हमने अभी कोई ईमेल एड्रेस नहीं भरी है, इसलिए कुछ ना कुछ एरर आ गया है। तो अब हम एक जो हमें ईमेल भरनी चाहिए इसमें, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हम इसमें एक ईमेल डाल देते हैं। तो yopmail का हम यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट कोई भी रैंडम नंबर yopmail.com। उसके बाद मैंने सेंड के बटन पे क्लिक किया। अब आप थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान दें। अब हमने क्या किया है, एक लोडिंग वेरिएबल लिया है जिसको हमने ट्रू सेट कराया है। ये अलग अलग डेटा टाइप्स हमारी होती हैं, जैसे इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप। जो भी कहीं पे डबल कोट्स में आपको नजर आ रहा है वो एक स्ट्रिंग है, जो सिंगल कोट में नजर आ रहा है आपको वो कैरेक्टर है। अगर वो किसी स्ट्रिंग या डबल कोट या सिंगल कोट में नहीं लिखा हुआ है, न्यूमेरिक लिख दिया, नंबर 5 लिखा हुआ है, तो वो एक इंटीजर है। फ्लोट, अगर आप पॉइंट डेसिमल नंबर्स अगर आप ले रहे तो फ्लोट है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स हमारे हैं, बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स हैं, ब्लॉब है, बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स हैं, आप देख सकते हो। तो हमने ये लोडिंग का जो डेटा टाइप लिया हुआ है, बूलियन लिया हुआ, बूलियन बूल है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसको हमने ट्रू सेट करवाया है। उसके बाद हमने एक ईमेल का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने अपने फॉर्म से ईमेल की वैल्यू गेट करवाई है। तो जो हमारा फॉर्म है जिसमें हमने डाटा भरा था, उस फॉर्म की वैल्यू आप यहाँ पे मैंने होवर किया है, आप देख पा रहे हो, टेस्ट 535 जो भी यूजर ने भेजा था वो यहाँ पे हमें एक्सेस कर पा रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमें ईमेल एड्रेस को सुपरबेस को भेजना है। सुपरबेस का काम है इसको स्टोर करवाना डेटाबेस में। तो इसके लिए जो मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं। टेबल डेटाबेस मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले मैंने ये वाला प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाया था, जो मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैं उसमें जा रहा हूँ। सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, वही प्रोफाइल्स टेबल जो वहाँ बन के आया था वही प्रोफाइल्स टेबल यहाँ पे है। अभी कितनी प्रोफाइल्स यहाँ पे नजर आएंगी आपको, अभी मैंने ये सारे यूजर्स बनाए हुए हैं। तो एक मैंने टेस्ट यूजर बनाया, एक टेस्ट ईमेल बनाया, एक मैंने अपने आप को रजिस्टर किया था। ऐसे ही अभी आपको सिर्फ 1 2 3 4 रोज आपको नजर आ रही हैं। तो वापस से हम ब्राउजर में जाएंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब ये सुपरबेस का जो कोड है, ये कोड सुपरबेस हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें बहुत सारा कोड खुद लिखने की जरूरत नहीं होती। हमें जैसे हम सुपरबेस को यूज करें तो सुपरबेस हमें कोड प्रोवाइड कर रहा है। जब हम एंगुलर को यूज करें तो एंगुलर ng जनरेट सी कंपोनेंट का नाम लिख के वो उसने कोड हमें प्रोवाइड किया। ऐसे ही हमें बहुत सारा कोड हमें मिल जाता है, हमें बस उसको पढ़ना आना चाहिए। जैसे हम एक बुक पढ़ते हैं
नॉर्मल कोई भी इंग्लिश नॉवल पढ़ते हैं, ऐसे ही हमें कोड को पढ़ना है ऊपर से लेके नीचे तक। जावा लैंग्वेज में बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज होती है, कोड को नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं ऊपर तक जाते हैं। जो बाकी जो जावास्क्रिप्ट है या बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, मोस्टली जो लैंग्वेजेस हैं ऊप्स की, उसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो होती है, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ एग्जीक्यूट होती है टॉप से लेके बॉटम तक। तो अभी हमने सुपाबेस यूज़ किया और साइन इन एक मेथड है, सुपाबेस का ही मेथड है, इसमें हमने अपनी ईमेल को पास कर दिया है। तो सुपाबेस क्या करेगा, अपना काम करेगा, जो भी इसका काम इसने बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है वो इसने काम कर दिया। उसके बाद अगर कोई एरर आया होगा तो हमें यहाँ पता चल जाएगा, कोई सुपाबेस डाउन हो गया, नहीं चल रहा सुपाबेस, तो यहाँ पे हमें एरर में वो पता चल जाएगा, रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा। ये बेसिकली हमने एक एपीआई हिट की थी, यहाँ पे सुपाबेस की एपीआई को हिट किया। फ्रंट एंड से मैंने आपको बताया था, फ्रंट एंड में फ्रंट एंड का काम क्या होता है, यूजर से डाटा लेना। यूजर से डाटा ले लिया, उसने ईमेल भर दी, बस काम खत्म। उसके बाद एपीआई को भेज दो वो डेटा। हमने वो डेटा भेज दिया सुपाबेस को, सुपाबेस ने जो भी बिजनेस लॉजिक करना था, सेव करवाना है, जो भी करना है वो कर दिया और हमें बता दिया कि यूजर क्रिएट हो चुका है। और अब हम एक अलर्ट मैसेज शो करवा रहे हैं कि आप अपनी ईमेल देखो, आपकी ईमेल पे लिंक आ गया होगा। तो ईमेल हम ये वाली यूज कर रहे हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट किया तो मेरा अलर्ट शो हुआ। उसके बाद फिर मेरा जो साइन इन फॉर्म है उसको रीसेट करवाने के लिए ये कोड हम लिख सकते हैं। तो साइन इन फॉर्म डॉट रीसेट, हमारा साइन इन फॉर्म रीसेट हो जाएगा, ईमेल एड्रेस जो हमने फिल की थी वो गायब हो गई। उसके बाद हमें जाना है हमारे यॉपमेल में और यॉपमेल में हमें अपनी ईमेल को डालना है। तो सुपाबेस ने इस पे एक लिंक भेजा है जिसको हम अगर कंफर्म करेंगे तो ये हमारे इसको लॉगिन कर देगा और हमारा नेक्स्ट जो पेज है, बेसिकली एक रीडायरेक्ट यूआरएल हमने सुपाबेस में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। रीडायरेक्ट मतलब यूजर सक्सेसफुल होने के बाद उसको कहाँ भेजना है, वो हमें उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट यूआरएल। तो उसको हमने रीडायरेक्ट कर दिया। हमारा जो दूसरा यूआरएल था जो कि एक साइनअप का, जो सक्सेसफुल साइनअप का यूआरएल है, तो ये इसमें आप देखोगे तो ईमेल एड्रेस, नेम और वेबसाइट बन के आ रहा है। और वापस मैं सुपाबेस में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरा एक और रो बन के आया यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये इसमें कुछ भी डेटा नहीं भरा हुआ। अब अगर मैं डेटा भरूंगा इसमें, यहाँ पे अपना मैं नेम भर देता हूँ और इसको अपडेट करूंगा तो ये क्या करेगा, जो सुपाबेस का डेटाबेस है उसमें जाके अपडेट कर देगा इसको और मुझे यहाँ पे मेरा डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब एक बार हम डिबग कर लेते हैं अपडेट की प्रोसेस को भी, कि अपडेट को हम करवाने के लिए हमने क्या किया। तो अपडेट को ढूंढना है तो हमें वही बेसिक फॉलो करने हैं। अभी हमें ढूंढना है पूरी एप्लीकेशन में अपडेट कहाँ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे आएंगे, अपने एप्लीकेशन में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ, अपडेट। तो बहुत सारी जगह पे अपडेट लिखा हुआ है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ HTML फाइल देखनी है क्योंकि प्रेजेंटेशन सारी HTML में लिखी होती है। तो ये बहुत सारी पैकेज फाइल्स हैं, इनको इग्नोर कर दो। ये सर्विस फाइल है, इसको इग्नोर कर दो। account.html है, ये कुछ हो सकता है, इसको देख लो। तो वो हमें पता है कि वो एक बटन है, ये जो अपडेट है एक बटन है, बटन। तो बटन अगर है तो इसमें हम सबसे पहले बटन को ही ढूंढेंगे। तो बटन हमने यहाँ पे लिया हुआ है और जिसका हमने टेक्स्ट डायनेमिकली सेट करवाया हुआ है। या तो उस पर लोडिंग लिखा आएगा, अगर कुछ पीछे से रिस्पॉन्स आ रहा है, हमने वेट करवाना है तो लोडिंग लिखा आएगा, या उसमें अपडेट लिखा आएगा। तो जो लोडिंग मैंने आपको बताया था, जिसको हमने ट्रू फॉल्स सेट करवाया था, तो वो चीज़ है। अगर वो ट्रू है, अगर लोडिंग ट्रू है तो लोडिंग दिखाओ बटन के ऊपर, अगर वो फॉल्स है तो अपडेट दिखाओ। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है और ये कॉलन है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो ये भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। दो तरह के ऑपरेटर्स मोस्टली पूछे जाते हैं, नल कॉलियंसिंग ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, इफ एल्स। इफ एल्स या तो हम लिख दें इफ ये, एल्स ये। हमें 4 लाइनें लिखनी होती हैं इफ एल्स का लॉजिक लिखने के लिए। पहले इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, फिर उसके अंदर उसकी कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे ताकि उसके अंदर हम लॉजिक लिख सकें, फिर एल्स लिखेंगे। वो सब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जो हमने अभी किया है। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो इस कॉलन के बाद वाला जो पोर्शन है वो एल्स समझो और उसको एग्जीक्यूट
कर दो। तो अब ये जो हमारा जो अपडेट है, क्योंकि ये भी एक फॉर्म का ही पार्ट है, जैसे साइन इन जो हमारा जो पहले वाला पेज था उसमें भी हमने फॉर्म लिया हुआ था और उस फॉर्म में एक बटन लिया हुआ था और उसका जो क्लिक इवेंट था वो फॉर्म सबमिट का इवेंट था। ऐसे ही एनजी सबमिट यहाँ इस फॉर्म में लगा हुआ है और इसका फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है उसका नाम है अपडेट प्रोफाइल। आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपने फंक्शन का। अपडेट प्रोफाइल फंक्शन को मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ? बताओ यार, कहाँ ढूंढ सकता हूँ? .ts फाइल में, जो बिजनेस लॉजिक हम लिखते हैं .ts फाइल में लिखते हैं। हम ये चौथी बार कर रहे हैं इसी क्लास में, यही सेम काम। तो अपडेट प्रोफाइल जो मेरा फंक्शन है, इसको अगर मुझे ढूंढना है तो इसी कंपोनेंट की .ts फाइल में मुझे ये मिलेगा। तो अपडेट प्रोफाइल ये रहा, ये अपडेट प्रोफाइल है। इसके अंदर इसकी एग्जीक्यूशन मुझे चेक करनी है तो मैं डिबगर लगा दूंगा। जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा कोड मैंने आपको प्रोवाइड किया है उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो आपको बस वो कोड को पढ़ना आना चाहिए और उस कोड को एग्जीक्यूट कर। मुझे भी ये याद नहीं है क्या लिखा मैंने इसके अंदर। किसी को भी कोई कोड, कोई रोबोट तो है नहीं कोई जिसको सारा का सारा कोड याद रहता है। किसी को याद नहीं रहता कोई भी कोड। जिसको जो कोड चाहिए गूगल से जाके ले लेता है। ठीक है, तो सारा का सारा कोड आपको या तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन का तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे AI टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी का नाम सुना है किसी ने यूज़ किया चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी जो है ना, वो तो आप मान के चलो डेवलपर का फ्रेंड है। अब कई बार मुझे फील होता था, लगभग मैं 8-9 साल एक्सपीरियंस अपनी कंपनी में जब काम करता था, तो बहुत सारे लोग जो मेरे जूनियर्स हैं उनकी तो मैं हेल्प कर देता हूँ। मेरे से कुछ डाउट पूछते हैं, मैं उनके डाउट सॉल्व कर देता हूँ। मैं अपने डाउट्स के लिए कहाँ जाऊँ? मैं अपने डाउट्स के लिए जाता था गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, कोड प्रोजेक्ट पे। बहुत सारे साइट्स थे जिनको मैं रेफर करता था अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट अब मुझे वो सारी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अब अगर मेरे को कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं सीधा चैट जीपीटी पे जाके अपनी प्रॉब्लम लिखता हूँ और मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। और चैट जीपीटी सिर्फ आप कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं करोगे। आप कुछ भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम, आप अपनी प्रॉब्लम लिख दो। आपको एक ऐसे लिखवाना है, आपको एक ब्लॉग लिखवाना है, आप वहाँ पे जाओ, राइट अ ब्लॉग फॉर मी, आपके लिए ब्लॉग लिख के दे देगा। तो बहुत ही एडवांस्ड AI टूल है जिसको आप अभी से लेवरेज लेना शुरू करो, उसको यूज़ करना शुरू करो, ताकि उसका आपको एक्सपीरियंस है कैसे उससे काम लेना है। क्योंकि वो एक टूल है। आपके पास घर में पेचकस होगा, अगर आपको चलाना नहीं आता तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ऐसे ही वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल है। अगर आपको वो चलाना नहीं आएगा तो वो आपके किसी काम का नहीं है, बट वो बहुत ज़रूरी है और बहुत काम का है इस IT इंडस्ट्री में काम करने के लिए। क्योंकि नए नए चैलेंजेस इसमें आएंगे। IT इंडस्ट्री हमेशा, जो डेवलपर की जो प्रोफाइल होती है ना, वो हमेशा एक एडवेंचरस प्रोफाइल मेरे को लगी है। क्योंकि हर एप्लीकेशन नई एप्लीकेशन है। किसी भी एप्लीकेशन में आपने कभी देखा है कोई 2 एप्लीकेशन एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसा UI है, सब कुछ एक जैसा, डुप्लीकेट? कोई भी एप्लीकेशन डुप्लीकेट नहीं होती। हो सकता है कुछ उसमें लॉजिक जो यूज़ किया हुआ है वो सेम लॉजिक हो, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, दोनों सिमिलर काम कर रही हैं, बट उनका जो कोड है वो 2 अलग अलग कोड है, 2 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं वो। और किसी एप्लीकेशन में कुछ काम होता है, किसी एप्लीकेशन में कुछ। तो हर एप्लीकेशन एक नई एप्लीकेशन है। तो जब भी हम कुछ बनाते हैं वो नया ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ रिपीटेटिव काम में आ गए। जैसे मैकेनिकल वाले, उन्हें गाड़ी बनानी है, जैसे एक फैक्ट्री में चले गए, वो फैक्ट्री में जॉब करने चले गए, तो वो गाड़ी बन रही है, असेंबली लाइन में आ गए हैं, वो वही सेम काम उन्होंने बार बार करना है। बट हमारी फील्ड में ऐसा नहीं है। हम हर काम हमारा नया काम है, हमें हर रोज़ मज़ा आएगा काम करने में। तो यहाँ पे मैंने डिबगर लगाया। अब इस डिबगर को हम एग्जीक्यूट करेंगे। मैं अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट टूल को ओपन करके अपडेट के बटन पे क्लिक किया मैंने, तो फिर से मेरा डिबगर हिट हुआ। लोडिंग मेरा फॉल्स है, अब लोडिंग मेरा ट्रू हो चुका है। उसके बाद फिर सेशन, जब यूज़र एक लॉगिन किया तो हमने उसका सेशन मेंटेन किया हुआ है। आपने देखा होगा ब्राउज़र में, जब आप ज़्यादा टाइम तक अपने ब्राउज़र को आइडल छोड़ देते हो तो आपको लॉग आउट कर देता है वो। नोटिस किया है कभी ऐसा? आप ज़्यादा टाइम तक अपने ब्राउज़र को आइडल छोड़ दो, मतलब उसमें कुछ करो मत, आपने जिस एप्लीकेशन लॉगिन की होगी आप लॉग आउट हो जाओगे। तो हम बेसिकली उसमें क्या करते हैं, सेशन मेंटेन करते हैं, यूज़र का सेशन मेंटेन करते हैं। तो हमने इस एप्लीकेशन में भी सेशन मेंटेन करवाया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा उस डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे कैसे हम सेशन मेंटेन कर रहे हैं, वो आपको उसमें अच्छे से समझाया गया है कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने जो यूज़र ने जो डाटा भरा है
UI में वो हमने वेरिएबल्स में अपने लिया है ताकि हम सुपरबेस को वो दे सकें। तो हमने एक यूजर नेम एक वेरिएबल बनाया है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप का है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका जो डेटा है वो डबल कोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे जो मेरा यूजर नेम है वो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो एक स्ट्रिंग डेटा है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, मेरा वेबसाइट है वो भी एक स्ट्रिंग डेटा है। अवतार URL अभी मैंने डाला नहीं है तो वो नल है, मतलब नल एंड वॉइड, इट्स नथिंग। उसके बाद फिर मैंने फिर से सुपरबेस को यूज़ किया और विद द हेल्प ऑफ अपडेट प्रोफाइल मेथड, सुपरबेस का मेथड है अपडेट प्रोफाइल मेथड, मैंने अपने डाटा को पास कर दिया, अपडेटेड डाटा को, और अपडेट प्रोफाइल को मैंने यूज़ किया। तो फिर से एक API कॉल होगी, सुपरबेस की API है वो, और मेरा जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा। अगर कोई एरर है तो आ जाएगा, अभी कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे तो मेरा प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अब मैं वापस से जाऊंगा और रिफ्रेश अगर करूंगा तो मेरा यहाँ पे जो मैंने डेटा अपडेट किया वो आ जाएगा। सिमिलर लॉजिक हमने फोटो के अपलोड पे लिखा है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है इस प्रोसेस में? किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं मेरे से, मैं बता दूंगा। तो इस तरह से हमने अपनी एप्लीकेशन को बनाया और हमने एक हैंड्स ऑन एंगुलर एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ सुपरबेस हमने बनाई। अब इस एप्लीकेशन को आप कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, अपने कंप्यूटर में किसी भी कोड को रखना सेफ नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर है ये कभी भी खराब हो सकता है। जो एक्चुअल एप्लीकेशन का जो कोड होता है, लाइव एप्लीकेशन का, कस्टमर जो एप्लीकेशन, किसी कस्टमर के लिए अगर कोई हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एक डेवलपर के लिए जो उसका कोड है वो गोल्ड डस्ट है, बहुत ही प्रेशियस चीज़ है। जो मैंने आज काम किया है अगर मैंने उसको सेव नहीं किया तो मेरा कल अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो मेरा सारा काम डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए कुछ वर्जन कंट्रोल टूल्स होते हैं जहाँ पे हम अपने कोड को सेफली रख सकते हैं। जैसे कौन कौन से टूल्स हैं, किसी को पता है वर्जन कंट्रोल टूल्स? कोई एनीवन कैन नेम एनीवन वर्जन कंट्रोल टूल? तो इससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी हम बिल्कुल ही बिगिनर स्टेज पे हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वर्जन कंट्रोल टूल क्या होता है? वर्जन कंट्रोल टूल जैसे बिटबकेट, गिटहब, SVN, गिटलैब, इनके नाम सुने हैं किसी ने? तो ये बेसिकली वर्जन कंट्रोल टूल हैं जिनके ऊपर हम अपने कोड को सेफली रख सकते हैं। तो गिटहब का अकाउंट अपना आप सब बना लो और गिटहब के अकाउंट पे गिटहब के अकाउंट पे आप पब्लिक रिपोजिटरीज बहुत सारी बना सकते हो। एक रिपोजिटरी बेसिकली क्या होती है? रिपोजिटरी एक लोकेशन होती है जिस पे आप अपने कोड को सेफली रखोगे। तो वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे हम अपने कोड को सेव कर सकते हैं। तो जब आप गिटहब को साइन अप कर लोगे, अपना अकाउंट गिटहब पे बना लोगे, तो आपको रिपोजिटरीज जो आपने बनाई हुई हैं वो यहाँ पे नजर आएंगी। अगर आपने रिपोजिटरीज बनाई हुई हैं तो, अगर रिपोजिटरी नहीं बनाई हुई तो आप न्यू करके n नंबर ऑफ रिपोजिटरीज फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। बट अगर आप किसी कस्टमर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप पब्लिक रिपोजिटरी बनाओ उस टाइम, आप एक प्राइवेट रिपोजिटरी बनाओ उस टाइम। बट प्राइवेट रिपोजिटरी के $7 पर आवर अब जो गिटहब है वो चार्ज करता है, बट वो कस्टमर पे करता है, हमने कुछ नहीं पे करना होता। हम क्योंकि सर्विस बेस्ड हम कस्टमर को बता देते हैं कि आप हमें रिपोजिटरी सेटअप करके दो, उसमें हम अपना कोड को, आपके कोड को सेव कर देंगे, तो हमें कुछ भी पैसा पे नहीं करना होता। तो नॉर्मली हम सैम्पल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे एक इंटरव्यू के लिए, अपने रिज्यूम में अपना गिटहब प्रोफाइल्स डालोगे, तो गिटहब की जो आप अपने रिपोजिटरीज के लिंक्स हैं वो आप अपने वहाँ मेंशन कर सकते हो। इससे आपका जो रिज्यूम है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। आप मान के चलो आप 100 रिज्यूम्स अगर हम देखते हैं ना, तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं किसने गिटहब का प्रोफाइल बनाया, किसने नहीं बनाया, और किसने क्या क्या सैम्पल एप्लीकेशंस बनाई है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स क्या बनाए। अब क्योंकि आप 4 साल में कुछ लाइव प्रोजेक्ट पे तो काम करोगे नहीं अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे। तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप अपना पोर्टफोलियो के जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लिखोगे। बट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया तो क्या लिखोगे? वो प्रोजेक्ट आप सारे के सारे जो बनाओगे, जैसे अभी हमने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट आप गिटहब पे रखो, उस गिटहब का URL आप अपने रिज्यूम में डालो, आपका रिज्यूम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत सारे फ्रेशर्स को बाईपास कर दोगे आप अगर आप इतना सा काम कर लेते हो। उसके बाद पब्लिक रिपोजिटरी बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है पब्लिक या प्राइवेट। अभी मैं पब्लिक बना रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ मैं सैम्पल रिपोजिटरी। यहाँ पे सैम्पल रिपो 123, उसकी डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हो, ऑप्शनल फील्ड है ये। उसके बाद सीधा जाके इसको क्रिएट कर दो, तो आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें आपको अपने कोड को रखना है। तो रिपोजिटरी बेसिकली क्या है? एक लोकेशन है, मैंने आपको बताया। जैसे आपके फोल्डर की लोकेशन होती है, आपके
सी ड्राइव के फोल्डर की, डी ड्राइव के फोल्डर की, इनकी जैसे लोकेशन होती है ऐसी आपकी रिपोजिटरी की भी एक लोकेशन होती है, जो कि ये लोकेशन है। इसने आपको एक लोकेशन दी है, आप इस लोकेशन को यूज़ करके अपने कोड को सेफली सेव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है, किसी भी फोल्डर में आना है अपने पर्सनल कंप्यूटर में, और एक नया फोल्डर बना सकते हो आप। इसमें आप cmd कमांड यूज़ करके इस रिपोजिटरी को क्या करोगे, क्लोन एक जैसे हम मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज, उस रिपोजिटरी पे जो भी है वो मेरे को यहाँ पे दे दो, मेरे सिस्टम में दे दो, उसको हम बोलते हैं क्लोन करना। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनिंग प्रोसेस। तो क्लोन करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, git क्लोन और वो यूआरएल जो हम वहाँ से लेके आए हैं। उसके बाद जब मैं एंटर करूँगा तो वहाँ पे जो भी मैंने कोड रखा होगा ऑलरेडी, अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो ऐसा ऐसा मैसेज आएगा, यू अपेयर टू हैव क्लोन्ड एन एम्प्टी रिपोजिटरी। अभी तो हमने बनाई है, उसमें कुछ कोड नहीं है, इसलिए एम्प्टी रिपोजिटरी है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो इसने सेम नाम से, जो मेरी रिपोजिटरी का नाम है उसी नाम से मेरे को एक फोल्डर बना के दे दिया। इसके अंदर मैं आऊँगा, cmd करूँगा और वही सेम कोड डॉट से क्या होगा, ये फोल्डर मेरे VS कोड में ओपन हो जाएगा। और VS कोड में ओपन होते क्योंकि इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ आएगी जिसको बोलते हैं ब्रांच। जैसे एक ट्री होता है, ट्री में ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, ऐसे ही आपका जो कोड है, जब मल्टीपल डेवलपर्स उस सेम पीस ऑफ कोड पे काम करते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं सेम कोड की, मिरर इमेजेस बनाते हैं सेम कोड की, और उस पर काम करते हैं। काम जैसे उनका खत्म हो जाएगा फिर एक वो पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। पुल रिक्वेस्ट बेसिकली मेरे काम को ले लो, पुल कर लो मेरे काम को, एक रिक्वेस्ट रेज करते हैं, मेरा जो मैंने काम किया उसको आप अपने मेन स्ट्रीम में ले लो या मर्ज कर दो उस काम को। तो जैसे मैं और अंशुल दो अलग अलग डेवलपर्स हैं और हम सेम ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम ही पेज पे काम करना है, तो मैं अपने रिपोजिटरी को पहले क्लोन करूंगा। क्लोन करने के बाद सबसे पहले मेन ब्रांच से, या जो भी ब्रांच मेन ब्रांच यूज हो रही है, अभी इसका नाम मेन है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, अभी इसका नाम मेन है, तो मेन ब्रांच से मैं एक नई ब्रांच बना लूंगा। मेन ब्रांच से ब्रांच बनाने के लिए मैं क्या करना है, इसी ब्रांच पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम। गाइस प्लीज थोड़ा सा रह गया तो थोड़ा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, क्योंकि ये वर्जन कंट्रोल आपको किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा। आपको एंगुलर और ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स तो दे देंगे, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको प्रोजेक्ट पे जाने के बाद, जब आप प्रोजेक्ट पे जाओगे ना, फिर आपसे पूछेंगे अच्छा इतना भी नहीं आता, वर्जन कंट्रोल नहीं पता तुम्हें, फिर वो बेकार की हरासमेंट है। अगर आप अभी से ही वर्जन कंट्रोल समझ लो तो आपके लिए बाद में हेल्प होने वाली है बहुत ज़्यादा। एक दूसरी रिपोजिटरी को मैं क्लोन कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस। इसमें कुछ ऑलरेडी कोड पहले से पड़ा था, तो इसने क्या किया कि मेरे को जो कोड अवेलेबल था, मेरे को यूज़र मैनेजमेंट एक ऐप फोल्डर बना के दे दिया और इसके अंदर मेरा वो कोड आ गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल cmd कोड डॉट, तो इसमें भी सेम आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे सेम ब्रांच का यहाँ पे नाम आएगा, मेन ब्रांच, जहाँ से मैं अपनी एक नई ब्रांच फ्रॉम बनाऊंगा, और मैं ब्रांच बना रहा हूँ गिट पेजेस से। तो एक टेस्ट ब्रांच मैंने बनाई, तो टेस्ट ब्रांच यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कोड कुछ पड़ा हुआ है, तो इस कोड यहाँ पे मैं अपना कुछ भी कोड रख सकता हूँ। जैसे मैं ये वाला जो कोड है इसको डिलीट कर दूंगा, और मैं अगर कुछ और कोड रखना चाहूँ जो मैंने वहाँ पे बनाया था, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और लॉगिन पेज, ये इस पेज पे आके राइट रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर मैं करूँगा, और अपना जो भी मुझे कोड सेव करना है, जैसे मुझे ये सारा का सारा कोड सेव करना है। नोड मॉड्यूल्स को आपको रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स क्या होता है कि दोबारा से, जैसे आपकी पैकेजेशन जो फाइल है, पैकेजेशन फाइल को यूज़ करके वो सारे के सारे पैकेजेस दोबारा से डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप ये जो कोड मुझे सेव करना है, मैं इसको सेव ईजिली कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो मैंने अब डिलीट किया था, यहाँ पे मैं अपना सारा का सारा कोड रख दूंगा, और जैसे ही मैं अपना कोड रखूँगा मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा, और यहाँ पे मेरे को अपने जितने भी चेंजेस हैं मुझे सारे नज़र आ जाएंगे। और ये चेंजेस को मैं क्या करूँगा, स्टेज,
तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे स्टेज, ब्रांच, क्रिएट ब्रांच फ्रॉम। अब मैं इनको सारे को स्टेज कर दूंगा। स्टेज होने का मतलब ये है कि रेडी टू पुश है, ये रेडी टू पुश। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, कमिट। अपना मैं सिंपल मैसेज लिखूंगा, टेस्ट कमिट, या कुछ भी मुझे, या इस बेसिकली इस कमिट में मैं क्या कमिट कर रहा हूँ वो मैं लिख दूंगा, और सिंपल कमिट पे क्लिक करूंगा और मेरा जो कोड है वो पुश हो जाएगा। वो पुश कहाँ पे होगा, जिस रिपोजिटरी में मैंने अपना कोड पुश किया है। तो मैंने अभी टेस्ट रिपोजिटरी बनाई है, यहाँ पे इस टेस्ट ब्रांच बनाई है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेस्ट ब्रांच बन के आ गई है। अब मेरा यहाँ पे कोड कमिट है। अब अगर किसी दूसरे डेवलपर को ये कोड एक्सेस करना है तो सिंपल वो कोड पे जाएगा, इस यूआरएल को कॉपी करेगा, किसी भी सीएमडी में जाके गिट क्लोन यूआरएल एंटर, और वीएस कोड में जाके ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप जाके ब्रांच चेंज करके टेस्ट ब्रांच से अपनी एक नई ब्रांच बना के अपना काम कर सकते हो। तो इजीली आप अपने कोड को सेफ रख सकते हो। तो ये हमने जो वर्जन कंट्रोल टूल यूज़ किया है उसका नाम है गिट। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्जन कंट्रोल के टूल्स हैं, जैसे बिटबकेट है, गिटलैब है, एसवीएन है, टीएफएस है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे अलग अलग वर्जन कंट्रोल टूल यूज़ हो रहे होते हैं, बट काम सारे सेम ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप अपने कोड को सेव भी कर सकते हो। तो बेसिकली हमें जो हैंड्स ऑन में कवर अप करना था वो यही सब कवर करना था, और वो हम कर चुके हैं। इसमें अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी नोट पे मैं एक फाइनल नोट के साथ इस डिस्कशन को एंड करूंगा कि सक्सेस कम्स विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स विद बैड एक्सपीरियंस। तो जितना बैड एक्सपीरियंस आप इन 4 सालों में ले सकते हो उतना बैड एक्सपीरियंस ले लो। कोड करो, शर्माओ मत, छोटे छोटे टास्क बनाओ, अपवर्क पे अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओ। किस किस ने अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना लिया अब तक? तो लगभग 50% ने तो बना लिया है, बट जो बाकी 50% है अभी से ही आप पीछे हो गए हो। तो अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, प्रोफेशनली एक्टिव रहो, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहो, पोस्ट करते रहो, ब्लॉग्स लिखो। ब्लॉग्स, पता है ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स बेसिकली हम लिखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन जो हम लिखना चाह रहे हैं, दुनिया को बताना चाह रहे हैं, वो आप ब्लॉग्स लिखना अभी से शुरू कर सकते हो। आप आज इस सेशन के बाद से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप अच्छे से टारगेट करके अपने करियर को डिफाइन करके स्मूथ करियर चाहते हो। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास। ये 4 साल जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन 4 सालों को हम खेल कूद में और मजाक मस्ती में वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर 4 साल के बाद हमें देखना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएं या प्राइवेट जॉब में जाएं, हम क्या करें। अगर हम प्लानिंग, जैसे घर बनाने की प्लानिंग मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे प्लानिंग हम अपने घर की करते हैं क्योंकि 15-20 साल तक हम उस घर में रहने वाले हैं, ऐसे ही प्लानिंग हमें अपने कैरियर की करनी है ताकि 15-20 साल तक हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसी नोट पे मैं इस डिस्कशन को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गुड लिसनर एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।